मैं चर्चा की शुरुआत हरभजन सिंह साहब से इसलिए करूंगा, एक तो हम सब लोगों में सबसे वरिष्ठतम, और एक एंगल को और हरभजन सिंह साहब देखते हैं, जो लेबर है। वो लेबर, आज की तारीख में लेबर की कैसी दुर्दशा होती है, क्या होती है, वो अलग बात है। उसके साथ भी अभी जो नया जो इस समय निजाम है जिसको बोलते हैं, वो भी कुछ अजीब सी चीजें होने जा रही हैं। तो हरभजन सिंह साहब, शुरू का एक 4-5 मिनट में आप एक अपनी बात कह दीजिए, सबको फिर डिस्कशन में लेके फिर बात करेंगे। हरभजन सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन जी, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके प्रोग्राम पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर आप डिबेट करवा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको कहूँगा, मेरा 45 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ, और अभी हिंद मजदूर सभा का महामंत्री हूँ, जो पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा की हमारी मेंबरशिप है, और कोल, पोर्ट एंड डॉक, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसमें सब में और दूसरे सेक्टरों में भी हम उपलब्ध हैं हर जगह पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी जो पिछले 7 साल से देश के अंदर निजाम ने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की बात की है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो सरकार से मांग कर रहे थे कि लेबर लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल। लेबर लॉ जो है वो हमारे को ऐसा ना बांध दे कि हम किसी को नौकरी पे रखें और उसको निकाल ना पाए, वो हमारे ऊपर एक बोझ ना बन जाए। हम जिसको जब रिक्वायरमेंट हो रखें, और जब रिक्वायरमेंट ना हो और उसको किक आउट कर दें। और ये हमारी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिटायर हो जाए, उसके बाद बुढ़ापे तक उसके और उसके बच्चों को हम देख रेख करते रहें। तो लिहाजा हम नौकरी पे रखेंगे, और हायर एंड फायर का हमारे को राइट मिलना चाहिए। और ये काफी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी उन पर प्रेशर आता रहा था, परंतु कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई ऐसे डायरेक्ट पूरे के पूरे लेबर लॉज को स्क्रैप करने की बात नहीं की थी। परंतु अंत में इस एनडीए गवर्नमेंट ने, हेडेड बाय माननीय मोदी जी ने, इस बात को बिल्कुल एग्री कर लिया, और पूंजीपतियों के दबाव में उन्होंने जो सारा का सारा उनकी डिमांड को एग्री करते हुए हमारे जो 44 लेबर लॉज थे उनको उन्होंने स्क्रैप करके 4 कोड में बना दिया। और ये स्टार्टिंग तब से हुई है जब मुझे मालूम है 13 में नई गवर्नमेंट के लिए डेट अनाउंस हो गई थी, कन्वेंसिंग हो रही थी। तो फिक्की की कॉन्फ्रेंस में माननीय मोदी जी गए थे, और वहां पर इन्होंने भाषण दिया था कि अगर आपने कांग्रेस को देखा है 60 साल देश में राज करते हुए, हमारे को भी मौका देंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरी जो गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज टू गिव द गवर्नेंस ओनली। तो सारा बिजनेस मैं आपको दूंगा और हम सिर्फ गवर्नेंस चलाएंगे। ये रिकॉर्डेड है उनकी स्पीच जो है, और ये शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग इसी लाइन पर ही काम कर रहे हैं। और इन्होंने फिलहाल अभी जो 4 कोड बनाए हैं, ये मेरे ख्याल से अंग्रेजों के जमाने में भी जब बदवा मजदूर की तरह हमारे देश का इंडियन काम करता था, उसी की तर्ज पर इन्होंने आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी लिमिट जो है वो जहां पर जरूरत पड़ेगी 12 घंटे भी काम लेंगे, 14 घंटे भी काम लेंगे। वो टाइम को जो है इन्होंने 3 महीने के अंदर जो 75 आवर से बढ़ाकर 125 आवर कर दिया है। महिलाओं को नाइट में अलाउ कर दिया है। यूनियन बनाने के लिए इतने जबरदस्त इफ्रंट बट लगा दिए हैं, लेबर कोड सारे खत्म कर दिए हैं। ट्रिब्यूनलों का निर्माण होगा, ट्रिब्यूनल में कैसे निपटारा होगा, ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने है। और जब ये रूल लागू होंगे, जो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सल कोड हैं, और बिल्कुल ऐसा झूठ, सफेद झूठ मैंने कभी इतने बड़े नेताओं के मुंह से नहीं सुना जो एक अच्छे पदों पर है इस वक्त सरकार में, और जिनके मुखिया भी ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल कोड है, जो सारे देश के हमारे 54 करोड़ वर्कर को इसका लाभ मिलेगा। परंतु मैं आपको दावे से कहता हूँ, हमारे से कोई डिबेट करना नहीं चाहता है, ये सिर्फ 50% वर्कर पर ही लागू होगा। इसमें एग्रीकल्चर वर्कर कहीं पर कवर नहीं होगा, डोमेस्टिक वर्कर कहीं पे कवर नहीं होगा, होम बेस वर्कर कहीं पे कवर नहीं होगा, और ऐसे अन्य जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, गिग वर्कर हैं, ये किसी भी तरीके से इसमें कवर नहीं होगा, ना उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। परंतु इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर ये देश को, क्योंकि टीवी सारा का सारा, आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात को सुनने के लिए हमें बुला लेते हैं, परंतु पूरा देश का जितना भी नेशनल टीवी है वो इस तरीके से काम कर रहा है जैसे वो पीआरओ हैं गवर्नमेंट के। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन्हीं को ही वो इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, और अपने चैनल पर बुलाकर इस तरीके से डिक्टेट करते हैं। और जो बात सच्चाई की पब्लिक के सामने जानी चाहिए, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं होने देते हैं कि किस तरीके से। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल छोटी देता हूं, अगर जो समय आपने मेरे को दिया है, जो ये महामारी आई थी पेंडेमिक में,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल टेलीकास्ट में अपना व्यूज जो है वो कन्वे किया था देश के एम्प्लॉयर्स को कि इस पेंडेमिक में, लॉकडाउन में कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को नौकरी से निकालेगा नहीं, उसको ऑन रोल रखेगा, उसकी सैलरी जारी रहेगी, उसके सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, उनके मकान खाली नहीं होंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं खत्म होगी, उनके बुजुर्गों की देखभाल होगी और ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। परंतु मैं आपको आज गारंटी से कहता हूं कि एक भी एम्प्लॉयर ने, सिंगल भी एम्प्लॉयर का नाम बताने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है जिसने प्रधानमंत्री की इस अपील को माना हो। और प्रधानमंत्री की अपील के बाद होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इन्वोक था, उस पर होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाले थे हर एक चीफ सेक्रेटरीज को कि वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी वर्कर नौकरी से नाम ना कटे, सैलरी उनकी कंटिन्यू रहे। परंतु ये सारा का सारा बिल्कुल झूठ साबित हुआ और मिलकर विद द कनाइमेंस ऑफ गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयर का एडवोकेट चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर उसने कहा कि गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू इशू सच टाइप ऑफ ऑर्डर, और उन्होंने इस बारे में गवर्नमेंट को कंपेल कर दिया। गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया और अंत में कंक्लूजन क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ये इट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू इंटरवीन इन दैट। और ऐसे करते हुए देश का हमारा 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर जो है वो भूखों मरा है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, सुनते हैं हमने बुजुर्गों से, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ, कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना उसमें कितनी मारकाट हुई, किस तरीके से लोग बाग जो है गुजरे, ये हमने अब देख लिया अपनी आंखों से कि हमारे आजाद देश में हमारे को अपने देश में बंधवा मजदूर बनना पड़ा। और अगर हम बाहर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो किस तरीके से क्रिमिनल की तरह लाठियों से हमारे को मारा गया, जख्मी किए गए, कैसे उन्होंने सफर अपने पैदल चलकर पूरा किया। और अभी इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं पानी की तरह एडवर्टाइजमेंट में और दूसरी तरीकों में। अगर ये सारी चीजें उस वक्त अगर इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर देती तो मेरे ख्याल ना तो मजदूर मरता और ना उनके ऊपर इतनी आपदा आती, ना वो माइग्रेंट वर्कर जिसको हम कहते हैं प्रवासी मजदूर, वो अपने देश में रिफ्यूजी हो जाता। वो रिफ्यूजी हो गए 40 करोड़ वर्कर हमारे देश में। आज तक उनको नौकरियों का ना कोई पैसा मिला है, ना नौकरी रिस्टोर हुई है। और जहां पर नौकरी रिस्टोर हुई है उनको 50% स्ट्रेंथ पे रिस्टोर किया गया है और 40 to 50% सैलरी पे रिस्टोर किया गया है। तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इंश्योरमेंट नहीं है। कोई लेबर मिनिस्ट्री जो है उसकी ये ऑर्डर इशू कर दिए कि कोई लेबर इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में विदाउट द परमिशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर कैन नॉट विजिट एनी फैक्ट्री। लेबर इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में जा नहीं सकता है। तो हु विल इंश्योर दी जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है, हु विल इंश्योर दैट कि वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इनको इन्होंने एम्प्लॉयर को अथॉरिटी दे दी है कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन अपने ऑनलाइन दे देगा कि आई एम इंश्योरिंग दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग द ऑल लेबर लॉ, दैट्स ऑल। उसका कोई भी चेक नहीं होगा। और इस तरीके से देश के अंदर जो देश का निर्माण करता बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं सफेद कि ये मजदूर जो है वो देश का निर्माण करता है, शर्मवेद जयते का बोर्ड पीछे लगाते हैं। और परंतु उसके बाद जब देश की हालत हो रही है, पूंजीपतियों के हाथ में सरासर गवर्नमेंट जाकर उनकी गोदी में बैठी हुई है और जो पूंजीपति बोल रहे हैं, इसी में अगर आप मौका देंगे तो मैं एक एक शब्द आपके सामने जो रखूंगा कि किस तरीके से देश की आजादी के बाद हमारे देश में मजदूर और सरकार ने मिलकर, पूंजी ने मिलकर जिस तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान ने तरक्की की, और उन एक एक आइटमों को किस तरीके से कौड़ियों के भाव में ये अपने सिलेक्टेड पूंजीपति जिन्होंने इलेक्शन में इनको बहुत बड़ी बड़ी रकम पैसा दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, अभी भी दे रहे हैं, जो चैनल भी खरीद कर इनके 24 घंटे गुणगान कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे के सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को डिसबैंड करके उनके हवाले किया जा रहा है। ये किसी के सपने में भी नहीं हो सकता था, ना इनको मैंडेट मिला है इस गवर्नमेंट को इस बारे में कि ये गवर्नमेंट की 220 साल की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को उसको 7 कंपनियों में कन्वर्ट कर देंगे और उसको कॉर्पोरेशन बना देंगे। बाद में शेयर मार्केट में आएंगे कंपनी एक्ट के हिसाब से, और वो उनकी 63,000 एकड़ लैंड जो है वो कौड़ियों के भाव में उन मल्टीनेशनल्स को मिल जाएंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को मिल जाएंगी, जो अपने कारखाने वहां पर उसी को चलाएंगे और हमारे को बेचेंगे। हमारी सिक्योरिटी का, जो देश की सुरक्षा का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो हमने पीछे 3 युद्ध उन्हीं के बनाए हुए तो गोलों से जीते हैं, उनको एक ये प्राइवेट हाथों में देने की साजिश चल रही है। इसी तरीके से आपने बताया कि हमारे माननीय रिटायर्ड जनरल मैनेजर हमारे बीच में बैठे हैं। भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता ट्रांसपोर्ट एक सुविधा है देश के आम नागरिक के लिए।
अब इन्होंने तय कर लिया कि 600 स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन के नाम से बेचा जाएगा। 105 रूट के ऊपर 150 गाड़ियों को, प्राइम गाड़ियां जो है, जो मेन रूट के ऊपर है, जहां से पैसेंजर मिलता है या अर्निंग होगी, उनको भी जो है ये एक अच्छी सुविधा देने के नाम से उनको भी बेचने का अनाउंस किया हुआ है। आपके सामने फाइनेंस मिनिस्टर ने किस तरीके की घोषणा करके 6 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट, उसको एक नाम इन्होंने नया दे देते हैं। जैसे पहले राइट साइजिंग किया था, अभी इन्होंने उसको जो है मोनेटाइजेशन करके, मोनेटाइजेशन इन पाइपलाइन करके कि हम मालिक रहेंगे परंतु हमारे को किराया आता रहेगा। 6 लाख करोड़ रुपया 24 तक इन्होंने बेच के उसको अपना गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो पैसा इकट्ठा करना है। मैं समझता हूँ कि कहीं पर इनको ऐसा मैंडेट मिला ही नहीं था, और अब ये बिना मैंडेट लिए हुए, सिर्फ मैंडेट कहाँ से मिलता है, बालाकोट से मिलता है या देशभक्ति के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर मिलता है। ये सारे जो जिस तरीके से देश को इस वक्त जो सिचुएशन है कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, स्कूल अवेलेबल नहीं है, पब्लिक स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकते हैं, इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा नहीं सकते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट की जितनी भी उनकी सोशल स्कीम थी, उन सबको डिसबैंड कर दिया और प्राइवेट हाथों में सारी चीजें, हॉस्पिटल भी दे दिए, स्कूल भी दे दिए, और सारे के सारे जितने पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट अर्निंग जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको कौड़ियों के भाव में बेचने का जो काम चल रहा है, जैसे कि आपके सामने एयरपोर्ट को अपना एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन को दे दिया, टाटा को। तो सिद्धू साहब, आपसे दो चीजें, क्योंकि आप बिल्कुल आप निटी ग्रिटी जानते हैं। एक जो इंडियन एयरलाइंस की जो मतलब एयर इंडिया बेचा गया टाटा को, जो सबको पता, मतलब जो लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं तो उनको पता है कि बहुत सस्ते में। दूसरा, जो बीपीसीएल बेचने की क्या जो कार्यक्रम चल रहा है, इन दोनों पे जरा थोड़ा सा आप समझा देते। आनंद जी, ऐसा है कि देखिए, दो तो आपके, क्योंकि आपके इतना समय नहीं है, नहीं तो अदरवाइज जितने भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जो बेच रही है वो सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग है और वो थ्रो अवे प्राइस पर बेच रही है, और उसका सबको पर्पस मालूम है कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी जो एयर इंडिया बेचा है उसको बताते हैं कि ये लॉस पर है, पर अभी जो रतन टाटा जी को दिया गया है कि भाई वो बहुत अच्छी एयरलाइन चला रहे हैं और इसको और ज्यादा बेहतर कर देंगे, तो वो ये जो हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तकरीबन 20 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया था, 40 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया था जेट का, वो 2013 से पहले। वो डिलीवर हुए 2018 में। एक एरोप्लेन की कीमत जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी। 40 इंटू 2000 वो 80,000 करोड़ रुपए के। तो वो अभी नए जेट इनके जो वो चल रहे हैं, बोइंग जो है, और बाकी दूसरे 137 टोटल इनको एयरक्राफ्ट हैंड ओवर किए हैं उनको, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा दिया है। ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन इसको लगाता है कि भाई वो 18,000 करोड़ रुपए का ये सारा इंडियन एयरलाइन टाटा जी को दे दिया गया है, और वो मेरे को वो ऐसा लगता है कि उनको कहीं कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पार्लियामेंट तोड़कर और सारा जितना भी अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है वो सारा का सारा 20,000 करोड़ रुपए का, नाम से भी 20,000 करोड़ रुपए जब वो आएगा टोटल तब पता लगेगा कितने का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो ये सारा का सारा अभी से नहीं है। मैं जो हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बोला है कि ये जो लिबरलाइजेशन है ये तो नरसिम्हा राव जी के टाइम से शुरू हुआ, नो डाउट, परंतु उनका डिसइन्वेस्टमेंट 5%, 10%, इससे ज्यादा वो बढ़े नहीं थे आगे। अब ये तो 100% डिसइन्वेस्टमेंट पर तुले हुए हैं। ये तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस। ये जो वर्ल्ड बैंक का मूल मंत्र है कि कर्जा जितना मर्जी ले जाओ, परंतु जो आपकी पॉलिसीज बनेंगी उसके आपके बजट को आईएलओ माइक्रो स्क्रीन करेगा, और जो हम कहेंगे उस तरीके का बजट आपका बनेगा। तो जो एयर इंडिया बेची है, मेरे ख्याल से ये थ्रो अवे प्राइस पे बेची है। रतन टाटा जी को कहीं ना कहीं उनको कंपनसेट किया गया है, और इसी तरीके से बीपीसीएल जो है वो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती थी भारत सरकार को, और प्रॉफिट मेकिंग अपना कंपनी है, उसको भी इन्होंने अपना बेचने का तय कर लिया। बैंक है, सारे के सारे सरकारी बैंक जो हैं उनको भी इन्होंने कहा कि प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग है सारी की सारी वो विदेशी हाथों में चली जाएगी। अब इस तरीके की पॉलिसी जो ये चला रहे हैं, इसमें मेरा एज ए बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर ये कहना है कि जो एक आम जनमानस जिसकी वोट से सरकार बनती है, इलेक्शन में जाने से पहले जो ये अपना मैनिफेस्टो के अंदर उनसे वायदा करते हैं, वो बाद में इनको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वर्केबल नहीं है, इसको हम कर ही नहीं सकते हैं।
जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी वो कौन देगा? टाटा देगा उसको 2 करोड़ नौकरी, जो लोगों को, जो हमारे देश के अंदर बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में 40 करोड़ वर्कर काम कर रहा है। 40 करोड़ वर्कर की आय जो है वो 5,000, 6,000, 8,000 से ज्यादा कोई एम्प्लॉयर देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देखता है, उसको बंधुआ मजदूर बनाकर काम ले रहे हैं। 12-12 घंटे उनसे नौकरी लेते हैं। ड्यूटी पे चोट लग जाए, मर जाए, कट जाए, उनका कोई कंपनसेशन नहीं है। वो कह देते हैं हमारे पास ये काम ही नहीं करता है, तो ठेकेदार की बेबी है। तो इस तरीके से वोटर को एक लुभावने वादे करके और सरकार बना लेना, उसके बाद पूंजीपतियों के हैंडओवर करना शुरू कर देना। जैसे एयरपोर्ट दिए हैं, पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा हमारे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बनाकर उन शख्स को हैंडओवर कर दिए जिसको 1 घंटे का एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं है, कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं, वो भी ड्यूरिंग पैंडेमिक। और इस पैंडेमिक में आपके सामने जितनी रिपोर्टें हैं कि हमारे यहाँ पर 100 आदमियों से ज्यादा 140 अरबपति बन गए, 40 अरबपति ऐड हो गए ड्यूरिंग पैंडेमिक, और हमारे यहाँ पर 40 करोड़ वर्कर की नौकरी चली गई। तो ये क्या इनबैलेंस हो रहा है, इनइक्वालिटी, इसको कौन दूर करेगा हमारे देश के अंदर? के एक आदमी तो 98 करोड़ रुपया 1 घंटे में कमा रहा है, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है किसी को 5,000 रुपये महीना पे 100 रुपया दिहाड़ी भी कोई नहीं दे रहा है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी ये जो इम्बैलेंस है इसको कौन दूर करेगा? तो इस तरीके से पूरे देश को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, और जो महंगाई है इस वक्त, पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा है, डीजल कभी सोचा था कि पेट्रोल के बराबर आ जाएगा। एलपीजी गैस को देख लीजिए आप, सीएनजी गैस को देख लीजिए आप, मार्केट के अंदर दूसरे किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस को देख लीजिए। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुंभ मेला लगाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैंडेमिक के अंदर लगाएंगे, अरबों रुपया पब्लिक के टैक्स पेयर का उसमें लगाएंगे, बाद में बीमारी फैलेगी, उसको अपना बंद कर देंगे, चलो भाई अपने चलो जाओ घर में। कई बाबा मर गए उस कुंभ के मेले के अंदर। और अभी जिस तरीके से आपने कहा कि गवर्नमेंट खुद मान रही है कि हमारे देश के अंदर 80 करोड़ देश का नागरिक जो जिसको हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो चावल या 5 किलो दाल, गेहूं या 1 किलो दाल, इस पर वो पल रहा है सिर्फ। यूपी में 80 करोड़ आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है ना जी, तभी तो उसको राशन दे रहे हैं ये। तो ये हमारे देश का कहाँ पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बात कर रहे हैं कि हम सारे दुनिया के जो सबसे ज्यादा हमारा देश जो है विकास कर जाएगा, ये ऐसे सपने हमें नहीं समझ में आता कि हमारे देश के उच्च पद पर बैठे हुए सरकार के अंदर जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से देश की जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।